मेरा नाम खुशी है। मैं अपने पापा के साथ शहर में रहती हूँ। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। घर में सब मुझे लाडो कहकर पुकारते हैं। मेरी फैमिली में मेरे पापा और मेरी नाना नानी है। जब मैं 7 साल की थी तब मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी। मेरी माँ की मृत्यु कैंसर की वजह से हुई थी। माँ का कैंसर हमें तब पता चला जब माँ का आखिरी स्टेज चल रहा था। पापा ने माँ को बचाने की बहुत कोशिश की पर वह न बचा पाए। बहुत इलाज करवाए देश विदेश, पर वह किसी काम का ना रहा। पापा ने मेरे लिए दूसरी शादी भी नहीं की। नाना नानी और पापा ने बहुत लाड प्यार से मुझे पाला। नानी पूरी कोशिश करती माँ का प्यार देने की और वह दे भी रही थी, पर कभी कभी ऐसा कुछ होता कि मुझे माँ की याद आ जाती और मेरे आंखों में आंसू भर जाता। उस समय मैं खुद को समझाकर अपना आंसू पोंछ लेती। समय की रफ्तार बहुत तेजी से चल रही थी। समय की रफ्तार इतनी तेज थी कि 7 साल की बच्ची कब 24 साल की हो गई पता ही नहीं चला। पापा ने मुझे पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया। अब पापा मेरी शादी कर देना चाहते थे। वह मेरे लिए लड़के की तलाश शुरू कर दिए। उन्हें अपनी मासूम सी बेटी के लिए एक ऐसा लड़का चाहिए था जो इनकी बेटी को खुश रखे। मैं जिस लाड प्यार में पली बड़ी हूँ, मुझे ससुराल में भी वही लाड प्यार मिले। काफी छानबीन करने के बाद आखिरकार पापा को एक लड़का और उसके घर वाले पसंद आ ही गए। लड़के का नाम सोनू था। उसकी अपनी बिजनेस थी। अच्छा खासा घराने से ताल्लुक रखता था। सोनू के माता पिता और एक छोटी बहन थी। फैमिली काफी छोटा था और फैमिली के सभी लोग अच्छे थे। सबका व्यवहार मिलनसार था। पापा को लगा कि मेरी बेटी इस घर में खुश रहेगी, इसलिए उन्होंने मेरा रिश्ता उस घर में कर दिया। मैं भी सोनू से मिली थी। मुझे भी सोनू अच्छे लगे। बात करने का अंदाज मुझे काफी पसंद आया। मुझे इस शादी से कोई आपत्ति नहीं थी, बस गम था तो अपनों से बिछड़ने का। कहते हैं जब घर में शादियां होती है तो खुशियों का माहौल छा जाता है, पर मेरे घर में तो गम का माहौल छाया हुआ था। पापा भी छुप छुप कर रोते, नानी भी और मैं भी। हम सब के आंखों में आंसू था। खैर, हम कर ही क्या सकते हैं। हमारे समाज का जो नियम है वो तो होना ही था। एक बेटी को पराया तो होना ही था। मेरी शादी का दिन आ गया। मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी हुई थी और घर के सभी लोग इधर उधर की तैयारियों में लगे हुए थे कि तभी पापा अपने हाथ में एक संदूक लेकर आए और मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोले, यह तुम्हारी अमानत जो तुम्हारी माँ मेरे पास छोड़कर गई थी और बोली थी कि मैं यह संदूक तुम्हारी शादी वाले दिन तुम्हें दूं। तुम्हारी माँ ने तो मुझे इससे खोलने की अनुमति नहीं दी थी। उन्होंने सख्ती से मना किया था कि इस संदूक को खोलकर मैं ना देखूं। इसलिए आज तक मैं इसे बहुत संभाल कर रखा हूँ। जब तुम्हारी माँ को पता चला कि वह कैंसर के आखिरी स्टेज पर है, उसका बच पाना मुश्किल है, तब उसने यह संदूक तुम्हारे लिए तैयार किया। मुझे भी नहीं पता कि इसमें क्या है और मेरे हाथ में सौंप कर बोली कि जब लाडो दुल्हन बनी बैठी हो तब उसके हाथ में यह संदूक देना और बोलना कि उसकी माँ हमेशा उसके साथ रहेगी, उसकी परछाई बनकर। पापा की बात सुनकर मेरी आंख भर आई थी। मैंने पापा से वह संदूक ले लिया। पापा वह संदूक मुझे देकर चले गए थे। मैंने कमरे को अंदर से बंद कर लिया। मैं देखना चाहती थी कि आखिर मेरी माँ ने उस संदूक में क्या रखा है। मैंने उस संदूक को अपने हाथों से स्पर्श कर अपनी माँ को महसूस किया और फिर मैंने वह संदूक खोला, जिसे देखने के बाद मेरी आंखों का आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि उस संदूक में मेरी माँ का प्यार भरा पड़ा था। मेरे बचपन के खिलौने और एक लाल कलर की साड़ी जो माँ की ही थी। वह साड़ी बेहद ही खूबसूरत थी। जब वह साड़ी माँ पहली बार पहनी थी तो माँ बेहद ही खूबसूरत लग रही थी और मैं माँ से उनकी तारीफ भी की थी। तब मैं बच्ची थी। मैंने माँ से कहा था कि माँ, मुझे भी यह साड़ी पहनना है, मुझे भी आपकी तरह खूबसूरत दिखना है। इस पर माँ ने कहा था, अभी तुम छोटी हो, जब बड़ी हो जाओगी तो मैं तुम्हें यह साड़ी दे दूंगी। मुझे यह पुरानी बात सोचकर
आंसू के साथ साथ चेहरे पर एक स्माइल भी आ गई थी। मैं फटाफट अपना शादी का लहंगा खोली और वह साड़ी पहन ली और खुद को आईने में निहारने लगी। सच में मैं बिल्कुल अपनी माँ की परछाई लग रही थी। आज मैं भी अपनी माँ की तरह बेहद खूबसूरत लग रही थी। काफी देर खुद को आईने में निहारने के बाद फिर से मैं संदूक के तरफ देखने लगी। उस संदूक में 3 पत्र थे। एक पत्र पर लाडो लिखा हुआ था और दूसरे पत्र पर दामाद जी और तीसरे पत्र पर समधन जी। मैं समझ गई थी कि इसमें से लाडो वाला पत्र मेरा और दामाद जी वाला पत्र सोनू जी का और समधन जी वाला पत्र मेरी सासू माँ के लिए है। मेरी माँ मेरे लिए कितनी तैयारी कर कर रखी थी। मैंने प्यार से वह पत्र उठाया जिस पर लाडो लिखा था और उसे सीने से लगा लिया। मुझे पता था मेरी माँ ने इस पत्र में अपना बहुत सारा प्यार भरा है। मैं फटाफट बेड पर बैठी और वह पत्र खोलकर पढ़ने लगी। उस पत्र को पढ़कर मुझे पता चला कि माँ को इतना महान क्यों बताया गया है। क्यों कोई एक माँ की जगह नहीं ले सकता। उस पत्र में लिखा था, मेरी प्यारी बेटी लाडो, उम्मीद करती हूँ कि तुम सही सलामत होगी और खुश होगी। मुझे पता है तुम्हारे पिता ने तुम्हें बहुत लाड प्यार से पाला होगा, तुम्हें हर संस्कार दिए होंगे, सही गलत सिखाया होगा, पर एक सीख जो एक माँ ही अपनी बेटी को देती है वह तुम्हारे पापा तुम्हें नहीं दे सकते थे। इसलिए मुझे यह पत्र लिखना पड़ा। अगर मैं जिंदा होती तो मैं ही तुम्हें प्यार से समझाती और बताती, पर शायद भगवान को कोई और ही मर्जी थी, इसलिए मुझे यह पत्र लिखना पड़ा। लाडो, एक बेटी अपने मायके में बिल्कुल एक राजकुमारी होती है, लेकिन जब वही बेटी अपने ससुराल में जाती है तो वह रानी बन जाती है। जानती हो क्यों? मैं बताती हूँ। मायके में एक बेटी को माँ पापा का प्यार, दादा दादी का प्यार, नाना नानी का प्यार, सबका लाड प्यार मिलता है और वह सब अपनी बेटी को हर जिम्मेदारी से वंचित रखते हैं, उसे राजकुमारी बनाकर रखते हैं। पर जब वही बेटी ससुराल जाती है तो उसके सास ससुर बहुत ही प्यार से अपने परिवार की सारी जिम्मेवारी अपने घर की लक्ष्मी के हाथ में पकड़ाकर उसे घर की रानी बना देते हैं। और बेटा जब हाथ में घर की जिम्मेवारी आती है तो बहुत सी मुश्किलें भी आती है। सबका पसंद नापसंद, सबकी देखभाल करना, घर में बहुत सी जिम्मेवारी होती है जो एक औरत अपने कोमल से कंधे पर उठाकर चलती है। और उस समय उस औरत को मन को कोमल और खुद को मजबूत बनाकर रखना पड़ता है। कड़वे जवाब का भी कोमलता से उत्तर देना पड़ता है। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होती है पर धीरे धीरे सब ठीक होने लगता है। जब हम घर की जिम्मेवारी और परिवार की जिम्मेवारी समझ जाते हैं तो हमारे लिए यह आसान हो जाता है। बेटा, अपनी जिम्मेदारी हमेशा अच्छे से निभाना, थक कर हार मत मानना। जब तक जीवन है तब तक समस्याएं आती जाती रहेंगी। हमें उन समस्याओं का डटकर सामना करना होगा, ना कि हार मानकर पीछे हटना होगा। जब भी तुम अपनी जिम्मेवारी से डगमगाओगी तब तुम मुझे याद कर लेना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मेरा आशीर्वाद भी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। उम्मीद करती हूँ तुम मेरी बात अच्छे से समझी होगी। और हाँ, दामाद जी वाला पत्र तुम अपने पति यानी कि मेरे दामाद जी को देना और समधन जी वाला पत्र तुम अपनी सासू माँ यानी कि मेरी समधन जी को देना। और कभी भी खुद को अकेला मत समझना। तुम्हारी माँ तुम्हारे मन में हमेशा जिंदा है। माँ का पत्र पढ़कर मेरी आंखें बुरी तरह गीली हो गई थी। अभी मैं माँ के ख्यालों में ही थी कि किसी ने कमरे का दरवाजे पर दस्तक दिया। मैंने अपने आंखों से आंसू पोंछे और वह संदूक संभालकर अपने कबर्ड में रख दिया। फिर मैं कमरे का दरवाजा खोली। बाहर मेरी नानी खड़ी थी। नानी मुझे देखकर भावुक हो गई। शायद वह माँ की सारी पहचान गई थी। नानी ने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात मेरी बेटी खड़ी हो। इतना कहकर उन्होंने कसकर मुझे गले से लगा लिया। आज नानी की ममता भी जग उठी थी। वह मुझे गले लगाकर खूब रोई। सालों अपने दिल में दबाई आग को आज उन्होंने अपने आंसुओं को जरिए बाहर निकाल फेंका था।
तब तक पापा भी वहां आ गए। पापा मुझे देखकर बहुत खुश हुए। आंखों में आंसू तो था ही, पर चेहरे पर स्माइल भी थी। उन्होंने कहा, आज मेरी बेटी बिल्कुल अपनी माँ की परछाई लग रही है। भगवान हमेशा तुम्हें खुश रखे और तुम्हें लंबी उम्र दे। मैं पापा के गले से लिपट गई और रोने लगी। तब पापा ने मुझे संभाला और मेरे आंखों से आंसू पोंछते हुए बोले, बेटा, अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। अब तो तुम पहले से भी कई गुना ज्यादा स्ट्रांग हो गई हो। तुम्हारी माँ का आशीर्वाद जो तुम्हारे साथ है। सच में तुम अपनी माँ की इस साड़ी में बेहद ही खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। तुम्हारी माँ ने अपना आशीर्वाद और बहुत सारा प्यार इस साड़ी के जरिए तुम्हें दिया है। इसे हमेशा संभाल कर रखना और जब भी तुम खुद को अकेला महसूस करना तब यह साड़ी पहन लेना। तुम्हें ताकत और हिम्मत मिलेगा। चलो, सोनू तुम्हारा इंतजार कर रहा है मंडप में। इतना कहकर पापा मुझे बहुत प्यार से पकड़कर मंडप ले गए। मेरी शादी की रस्में शुरू हो गई, पर मैं तो अपने साड़ी की तरफ ही देख रही थी। सच में ऐसा लग रहा था जैसे मेरी माँ मेरे साथ थी। उनके पल्लू से लिपटकर सुकून मिल रहा था। जब मेरे फेरे चल रहे थे तब पापा और नानी कोने में खड़े होकर फूलों की बरसात हमारे ऊपर कर रहे थे और अपने आंखों से आंसुओं की धारा भी बहा रहे थे। एक बेटी होना और एक बेटी का बाप होना बहुत कष्टदायी होता है। आज मैं यह समझ गई थी। सारी रस्म खत्म हुई। अब था तो सिर्फ विदाई। विदाई के समय तो मेरे घर का माहौल बिल्कुल मातम सा लग रहा था, बिल्कुल शांत और सबके आंखों में आंसू। आज पापा, नानी, नाना सब मुझे गले से लगाकर अपने दिल की सारी भड़ास निकाल रहे थे। सोनू जी आगे बढ़कर मेरे पापा से बोले, पापा जी, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब से आपकी बेटी मेरी पत्नी है और मेरी जिम्मेवारी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपकी बेटी और अपनी पत्नी को हमेशा खुश रखूं, किसी भी चीज की कोई कमी ना आने दूं। आप बेफिक्र रहिए। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा। आपको कोई भी शिकायत करने का मौका नहीं दूंगा। सुनील जी के ये शब्द मेरे परिवार वालों को दिल को शांति पहुंचाया। फिर सोनू जी मुझे कार में बैठाकर और सबसे हाथ जोड़कर विदा लिए। मैं अपने दिल में बहुत से अरमान और अपने माँ के दिए हुए संस्कार के साथ अपने ससुराल पहुंची। मैंने माँ का वह संदूक भी अपने साथ रख रखा था। मैंने सोनू जी से कहा, सोनू जी, यह संदूक मेरे लिए बहुत कीमती है। आपसे विनती है कि यह संदूक हमारे कमरे में ही रखवाएंगे, कहीं इधर उधर नहीं। सोनू जी ने मुझे तसल्ली देते हुए बोले, तुम बेफिक्र रहो, या सही सलामत तुम्हें हमारे कमरे में ही मिलेगा। मैं अपने ससुराल पहुंची। वहां भी रस्मों की लाइन लगी हुई थी। सोनू जी ने वह संदूक अपने बहन के जरिए हमारे कमरे में रखवा दिया था, पर फिर भी मुझे उसकी फिक्र थी। मैं उस संदूक को खुद से एक पल के लिए भी दूर नहीं रखना चाहती थी। मैं तो बस अब यही चाहती थी कि जल्दी से यह रस्म खत्म हो और मैं उस संदूक के पास पहुंचूं। सारे रस्म खत्म होते होते रात हो गई। रात का खाना सबने साथ ही खाया और फिर मुझे अपने कमरे में छोड़ दिया गया। वह संदूक हमारे कमरे के बेड पर रखा हुआ था। मैं कमरे में गई और झट से वह संदूक को उठाकर अपने सीने से लगा ली। सोनू जी अपने दोस्तों के साथ बाहर बहुत देर तक रहे। मैं उनके इंतजार में पता नहीं कब सो गई। सुबह दरवाजे की बजने से मेरी आंख खुली। सोनू जी भी मेरे बगल में सोए हुए थे। मैं आंख मलते मलते दरवाजा खोली। दरवाजे पर मेरी ननद खड़ी थी। उन्होंने कहा, भाभी, आप 1 घंटे में तैयार होकर नीचे आ जाओ, आपकी मुंह दिखाई की रस्म है। मोहल्ले की सारी औरतें आपको देखने आई हैं। मैंने अपनी ननद के बात पर अपना सिर हाँ में हिला दिया। फिर मेरी ननद चली गई। मैंने अपनी माँ की वह लाल साड़ी उतार और उसे बहुत संभाल कर रख दी और फिर मैं फ्रेश होकर अच्छे से तैयार हो गई। थोड़ी देर बाद सोनू जी भी उठ गए थे। वो मुझे देखकर बोले,
तुम इस पीले साड़ी में बहुत जच रही हो। वैसे तुम पर कल की लाल साड़ी भी बहुत अच्छी लग रही थी, और लगे भी क्यों ना, मेरी बीबी है ही इतनी सुंदर। इतना कहकर सोनू जी ने भी मुस्कुरा दिया और मैं भी। मैंने सोनू जी से कहा, आज मेरी मुंह दिखाई की रस्म है, मोहल्ले की सारी औरतें आई हुई हैं। फिर सोनू जी ने कहा, अच्छी बात है, आज सारी मोहल्ले की औरतों को पता चल जाएगा कि सोनू की बीवी कितनी सुंदर है। देखना, सब तुम्हारी सुंदरता की गुण गाएंगी। चलो मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ। इतना कहकर वह भी फ्रेश होने चले गए। थोड़ी देर बाद मेरी ननद आई और वह मुझे हमारे घर के हॉल में ले गई, जहाँ औरतों की भीड़ पहले से ही इकट्ठा थी। मैं घूंघट में थी, पर हल्का हल्का मुझे सब दिख रहा था। मेरी सास ने मुझे सोफे पर बैठाया और मोहल्ले की सभी औरतों को मेरा चेहरा दिखाया। सब ने कुछ न कुछ मुझे तोहफा दिए और मेरी सुंदरता की तारीफ करने लगी। मैं एक स्माइल से सबके तारीफों की जवाब दे रही थी। घर के सदस्यों ने भी मुझे मुंह दिखाई का तोहफा दिया। मेरी सास ने मुझे गले का सेट और मेरे ससुर जी ने हनीमून का टिकट और मेरी प्यारी ननद ने अपना बहुत सारा प्यार। सभी औरतों के जाने के बाद हम सब ने नाश्ता किया। मेरी सास बोली, बेटा जाओ आराम कर लो, दोपहर के खाने के समय आ जाना। मैं अपने कमरे में चली गई। सोनू जी भी नाश्ता कर हमारे कमरे में आए। मैंने सोनू जी का पत्र निकालकर उनके तरफ बढ़ाकर बोली, यह पत्र मेरी माँ की आखिरी निशानी है। उन्होंने यह पत्र अपने दामाद के लिए लिखा है। सोनी जी को मेरी माँ के बारे में सब कुछ पता था। उन्होंने वह पत्र ले लिया और फिर सोनू जी ने वह पत्र पढ़ा। मुझे नहीं पता उस पत्र में क्या लिखा है, पर जब सोनू जी ने वह पत्र पढ़ रहे थे तो उनके आंखों में आंसू था। पत्र पढ़ने के बाद सोनू जी ने अपना आंसू पोंछा और फिर मुझे गले से लगा लिए और बोले, मैं कभी भी किसी भी हालत में मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा और दुनिया की तमाम खुशियाँ तुम्हें देने की कोशिश करूंगा। खुद से पहले तुम्हारी परवाह करूंगा। यह मेरा अपनी सासू माँ से वादा है। फिर उन्होंने वह पत्र संभाल कर अपने फाइल में रख लिया। दोपहर का खाना खाने के लिए जब मैं नीचे गई तो अपनी सास का भी पत्र अपने साथ ले गई। खाना खाने के बाद मैंने वह पत्र अपनी सासू माँ के तरफ बढ़ाकर बोली, माँ जी, यह पत्र मेरी माँ की आखिरी निशानी है और उन्होंने यह पत्र अपनी समधन जी के लिए लिखा है, इसलिए यह पत्र मैं आपको दे रही हूँ। मेरी सासू माँ ने वह पत्र मुझसे ले लिया और बोली, अभी मैं थोड़ा काम निपटा कर पढ़ लूँगी। उन्होंने प्यार से मेरे सर पर अपना हाथ फेरा और बोली, जाओ जाकर आराम कर लो, कल तुम दोनों को हनीमून के लिए भी तो जाना है। मैं अपने कमरे में आकर पैकिंग करने लगी। सोनू जी भी अपना सामान पैक कर रहे थे। कल सुबह 6 बजे ही हमें निकलना था। रात का खाना जल्दी खाकर हम सब सो गए थे। सुबह 4 बजे उठकर मैं अच्छे से तैयार हो गई थी। अभी घर में सब सोए हुए थे, सिर्फ मेरी सासू माँ ही जगी थी। हम दोनों जब नीचे गए तो माँ हॉल में खड़ी थी। मैं सासू माँ के पैर छू उनसे जाने की आज्ञा ली। उन्होंने प्यार से मुझे गले लगा लिया और बोली, आपसे मैं तुम्हारी सासू माँ नहीं बल्कि माँ हूँ और तुम मेरी बेटी। इस घर में तुम बिल्कुल एक बेटी बनकर रहोगी, ना कि बहू। ना तुम्हारे ऊपर कोई रोक टोक, ना ही कोई बड़ी जिम्मेवारी। आज से जैसे मेरे लिए सुधा वैसे तुम। इतना कहकर मेरी सास बोली, क्या मैं तुम्हें लाडो बुला सकती हूँ? इतना सुनते ही मेरी आंखों की चमक बढ़ गई थी। मैं माँ के गले लग गई और बोली, क्यों नहीं माँ, आप मुझे बिल्कुल लाडो बुला सकती हो। फिर गाड़ी में बैठे सुनील जी ने आवाज लगाई, अगर माँ बेटी का प्यार खत्म हो गया हो तो चले। अगर फ्लाइट छूट गई तो पापा जी का तोहफा बेकार चला जाएगा। इतना कहकर वह हंसने लगे और हम दोनों भी। फिर सासू माँ ने मुझे प्यार से गाड़ी में बैठाया और सोनू जी से बोली, सोनू, मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना। अगर मेरी बेटी को थोड़ी सी भी तकलीफ हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं, समझा?
हम दोनों खुशी खुशी अपने ट्रिप के लिए निकल गए। मेरी माँ मेरे पास ना होकर भी मेरे साथ थी और वह हर भूमिका निभाई जो एक माँ की होती है। सच में माँ बहुत महान होती है।